हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो चलिए, जो हम लोगों ने कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। अभी जो हम लोग रीड कर रहे हैं वो हमारा क्लास 7 का एनसीईआरटी है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स यहाँ पे भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्या है चैप्टर नंबर 6? तो नगर व्यापारी और शिल्पीजन, ठीक है। जो हमारा एनसीईआरटी होता है वो ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम का बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें एनसीईआरटी करना जरूरी रहता है, क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी करोगे तो तुम्हारा हर जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, वो है नगर व्यापारी और शिल्पजन, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या दिया गया है। तो ये मध्य युगीन की यात्रा पर आई कोई एक यात्री है, ठीक है। उनके बारे में कैसी आकांक्षा रखता है, इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। तो ये सब चीज ऐसा बताया गया है। नगर, उसके प्रशासनिक केंद्र, एक जो वाणिज्य शहर है, उनका पतन का जो नगर है, तो ये सब चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, हम लोग टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन देखो, ऐसे यहीं पे जो ये मध्य और जो दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र है, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो ये चैप्टर है, इसमें हम लोग ये मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी बोला जाता है, ठीक है, ये हम्पी, ये सूरत, गोलकुंडा, ठीक है। तो इसके बारे, उरैयूर, तंजावुर, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे इस जो चैप्टर है उसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, प्रशासनिक केंद्र, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है कि चैप्टर 2 में, ठीक है, जो हम चैप्टर 2 था उसमें हम लोगों ने चोल वंश के बारे में देखा था, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, जो चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, ठीक है, जैसे कि वह 1000 वर्ष पहले था। अब इसमें क्या बोला है, तो देखो, जो घोड़े पर सवार होकर जो चोल राजाओं की राजधानी, मतलब इसमें चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, ये तो ये तंजावुर थी, ठीक है। फिर जैसे कि वह 1000 वर्ष पहले था, कि उसी पर जो यात्रा चली उसके बारे में यहाँ पे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, वर्ष में 12 महीनों बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है, ठीक है। जो ये तंजावुर है, तो ये उसके, ठीक है, तो ये उसके पास ही बहती है कावेरी नदी, ठीक है। फिर राजा राजराज चोल तथा, देखो जो ये राजा राजराज चोल थे, तो उनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया था, तो ये राजराजेश्वरी मंदिर, ठीक है। तो राजराजेश्वरी मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। जो ये नगर है तंजावुर, उसके पास का बोला है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजमर्रल, ठीक है, कुंजरमल्लन, राजराज पेथु रचना, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे एक वास्तुकार को बताया गया है। जो चोल काल के वास्तुकार थे वो कौन थे, देखो ये अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस मिलना चालू हो गया, ठीक है। चोल काल के वास्तुकार कौन थे, तो ये थे कुंज रमल्लन, राजराज पेरुथच्चन, ठीक है। तो ये चोल काल के एक वास्तुकार थे, ठीक है, जिसकी वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। मतलब ये इतने अच्छे वास्तुकार थे, तो जो इनकी वास्तुकला के लिए जो प्रशंसा होती थी, तो वो आप प्रशंसा करते करते नहीं थकोगे, ठीक है, इतने अच्छे ये वास्तुकार थे। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उन्हें गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किए, ठीक है। और जो ये वास्तुकार है, तो उनके जो नाम है, उनको जो मंदिर की दीवार है वहां पे उत्कीर्ण किए गए, तो इसीलिए हमें इस वास्तुकार के बारे में पता चलता है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, ठीक है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है, जिसमें कई मंडप बने हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यही से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बनते। तो ये जो नगर है, तो ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये राजमहल भी होते थे, मंडप भी बने होते थे, ठीक है। और जो अपना राजा जो शासन करते थे, तो उनका
ठीक है, जहां से वे शासन करते थे, आदेश जारी करते थे, तो उनके अधीनस्थ भी वहीं पे थे। ठीक है, उनके जो अधीनस्थ के लिए आदेश वहीं से ही जारी करते थे, और नगर में सैन्य शिविर भी होते थे, और इसमें जो राजा लोग थे वो उन मंडपों में अपना दरबार भी लगाते थे। ठीक है, तो ये सब चीज ये नगर के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो चोर काल के छोटे छोटे स्थान, ये आगे में बताया जाएगा इसके स्थान के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, तंजावुर, उसके निकटवर्ती नगर क्या है, उरैयूर। ठीक है, और फिर एक क्या यहाँ पे नगर बताया गया है, स्वामी मलाई। ठीक है, तो ये उस टाइम के ये नगरों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, चोल काल के छोटे छोटे स्थान कौन कौन से है यहाँ पे। चोल काल के छोटे छोटे स्थान कौन कौन सी है, तो ये क्या क्या बताया यहाँ पे, तंजावुर, और इसी के निकटवर्ती उरैयूर। ठीक है, तंजावुर, उरैयूर, स्वामी मलाई। ठीक है, तो ये ऐसे स्थान हैं जो कि ये चोल के छोटे छोटे स्थान है। ठीक है, तो फिर इसमें जो ये स्वामी मलाई है उसमें क्या बोला गया है, तो जो जो झंडे झंडियों बनाने का कपड़ा राजा और अभिजीत वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार कर रहे, यहाँ से कुछ दूरी पर। ठीक है, यहाँ से उरैयूर से इसको तैयार किया जाता था, वहीं से इसमें कुछ दूरी पर यहाँ पे स्वामी मलाई एक स्थान है। ठीक है, जहाँ पे स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्ति तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के द्वीप बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्य, यहाँ पे एक मूर्तिकार मान के जा सकते हैं। ठीक है, जो स्वामी मलाई है वहां पे ये मूर्तिकार रहते थे, जो कि उच्चम कांस्य मूर्ति तथा ऊंचे सुंदर घंटा धातु के ये द्वीप बना रहे हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है देखो, तो ये मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। अब देखो यहाँ पे मंदिर नगर होता क्या है। ठीक है, मंदिर नगर क्या होता है, ऐसे तो जाहिर सी बात हम लोग बोल सकते हैं मंदिर नगर, लेकिन ये मंदिर नगर होता क्या है, तो देखो पहले वहां पे मंदिर की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद धीरे 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 वो नगर के रूप में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मंदिर नगर। तो देखो इसी मंदिर नगर का एक एग्जाम्पल है तंजावुर। ठीक है, तो तंजावुर में पहले ये मंदिर स्थापित हुए थे, फिर उसके बाद ये नगर के रूप में डेवलप होते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, देखो जो ये नगरीकरण है वो जो नगर होते हैं उनके विकास की प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि आप लोग मान के चल सकते हो, जैसे जैसे कि कोई जगह है, ठीक है, वो आपको नगर के रूप में वो फेमस होते जाएगा, तो वहां पे विकास भी होते जाते हैं ना, बहुत सारी चीज फैसिलिटीज वहां पे आती है, विकास के नए नए सोर्स आते हैं। तो ये सब चीज एक नगर के विकास की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो नगरीकरण होती है। अब देखो मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं की प्रति अपना भक्ति भावना दर्शाने के लिए एक मंदिर बनवाते थे। ठीक है, अब देखो जैसे कि राजा महाराजा वाले टाइम में रहता था, तो वो अपनी भक्ति भावना को उसमें प्रकट करने के लिए या तो दर्शाने के लिए वो मंदिरों का निर्माण कराते थे। ठीक है, मतलब मंदिर बनवाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। ठीक है, और जो बाहर से जो तीर्थ यात्री होते थे और जो ये पुरोहित पंडित होते थे उनको भोजन कराया जाता था। तो जहाँ पे ये मंदिर है और वो पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने पहले पिछले चैप्टर में भी दे दिया था, देख लिया था कि जो मंदिर होते थे उसमें विधि विधान से पूजा भी कराई जाती है, धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते हैं, जो
वहाँ जो तीर्थ यात्री होते थे, जो पुरोहित होते थे, पंडित होते थे, उन सबको भोजन करवाया जाता है, और वहाँ पे पूज भी, यहाँ पे जो पर्व रहते थे उनको भी मनाया जाता है। और जो बाहर से लोग आते थे दर्शन करने के लिए, तो वो भी दान दक्षिणा दिया करते थे। ये सब चीज नॉर्मल सी बात है, ठीक है, इसको हम लोग जानते ही जानते हैं। नॉर्मल जो अभी जो मंदिर जाते हैं वो सब चीज में भी ऐसा होता है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। शनै शनै समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये मंदिर के आसपास बसते गए, मतलब यही सब चीज नगर के रूप में डेवलप होते गए, ठीक है। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ, देखो यही बताया गया ना। तो इसी तरह से मंदिर नगर का विकास हुआ, मतलब पहले वहां पे मंदिर हुआ करते थे, फिर वो धीरे धीरे नगर वहां पे बनते गए, तो वो क्या कहा गया, तो वो मंदिर नगर, ठीक है। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का अविर्भाव हुआ, जैसे कि अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मंदिर नगर कहाँ कहाँ पे देखने को मिला। तो सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामीन, ठीक है, जो भिल्ल स्वामीन है यहाँ पे ये भिल मंदिर है, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात में सोमनाथ, ठीक है। अब गुजरात का सोमनाथ का मंदिर तो हम लोग जानते ही जानते हैं, जहाँ पे जो गजनी वंश थे, ठीक है, महमूद गजनवी थे, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक है। जो ये सोमनाथ का मंदिर था उसको लूट लिया था उन्होंने। तो पिछले के चैप्टरों में तो इसको हम लोगों ने देखा ही था, ठीक है। तो ये वही गुजरात का सोमनाथ का मंदिर है। फिर उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर और है। तो तमिलनाडु में कांची, देखो तमिलनाडु में कांचीपुरम मंदिर, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेशन से ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते आ रहे हैं, तो जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाता है। आपको ये पूरा चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है, जितने इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन करते तो ये उसी से याद हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नगर थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग क्या देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर नगर थे, ठीक है। अब कौन कौन थे, तो देखो ये मध्य प्रदेश में भिल्लू स्वामीन, ठीक है, भिल्ल स्वामीन मंदिर। और देखो ये गुजरात में सोमनाथ मंदिर, और तमिलनाडु में कांचीपुरम मंदिर, कांचीपुरम और मदुरई दोनों, ठीक है, तमिलनाडु में। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में यहाँ पे तिरुपति का मंदिर, ठीक है। तो ये सब मंदिर नगर के रूप में ये डेवलप हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। देखो पहले तो जो ये मंदिर थे वो मंदिर नगर के रूप में विकसित होते गए। फिर उसके बाद क्या बताया गया, जो तीर्थ स्थल है वो भी नगर के रूप में विकसित होते गए। तो तीर्थ स्थल में किसको किसको बताया, ये वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये तिरुवन्नलाई मंदिर, ठीक है, तिरुवन्नलाई मंदिर, मतलब ये तिरुवन्नलाई ये एक तीर्थ स्थल है जो कि तमिलनाडु में है। तो ये ऐसे दो उदाहरण हैं जो कि ये तीर्थ स्थल पहले थे, फिर उसके बाद ये नगर के रूप में विकसित हो गए, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से तीर्थ स्थल है जो नगर के रूप में विकसित हुए, कौन से तीर्थ स्थल है जो नगर के रूप में विकसित हुए, ठीक है। तो कौन कौन सी है ये, तो ये वृंदावन है और ये तिरुवन्नलमाई है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये और ऐसा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे ये और इम्पोर्टेंट देखो। अब ये अजमेर, अजमेर क्यों फेमस है, ठीक है।
तो अजमेर क्यों फेमस है? तो पहले तो ये 12वीं शताब्दी में चौहानों मतलब चहमान थे, ठीक है, जो चहमान राजा थे तो ये उनकी राजधानी थी अजमेर, ठीक है। हम लोगों ने देखा था वहां पे, पिछले जो चैप्टर थे हम लोगों ने उसमें इसको डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद ये जो आगे चलकर ये मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बना, ठीक है। लेकिन ये इसके फेमस का प्रसिद्धि मतलब इसकी प्रसिद्धि का कारण नहीं है। तो देखो जो ये अजमेर है वो प्रसिद्ध क्यों हुआ? तो एक सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चैप्टर 8 में देखेंगे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो वो 12वीं शताब्दी में यहाँ पे बस गए, ठीक है, जो अजमेर है उसमें बस गए। तो ये इसकी एक प्रसिद्धि का कारण है अजमेर की, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देख क्वेश्चन इसको देख सकते हैं कि जो अजमेर है वो प्रसिद्ध क्यों प्रसिद्ध रहा, ठीक है, अजमेर है वो क्यों प्रसिद्ध रहा? तो यही, जो कि एक सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि यहाँ पे 12वीं शताब्दी में आके बस गए, तो इसीलिए प्रसिद्ध हुए, ठीक है। अजमेर प्रसिद्ध क्यों रहा, ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे और क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। जो ये मोइनुद्दीन चिश्ती है वो यहाँ पे अजमेर में कब बसे, ठीक है, तो आप इसी से ही देख सकते हैं। जो इसके पहले मैंने आप लोग को जो क्वेश्चन बताया था तो ये इसी में ही इंक्लूड हो गया है, ठीक है। चिश्ती अजमेर में कब बसे, ठीक है, तो ये कब था? ये 12वीं शताब्दी में, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। देखो ये कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। अब यहाँ पे देखेंगे लुप्त मोम तकनीक होता क्या है, ठीक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये क्या होता है? तो देखो यहाँ पे चोल कालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी, ठीक है। जो जो चोल का जो काल था तो उसमें जो कांस्य से जो मूर्ति बनाई जाती थी वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। देखो अब ये लुप्त मोम तकनीक होता क्या है? तो इसमें सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर उसके बाद वह पूरी तरह जब सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा होल बना देते थे, ठीक है, होल बना देते थे। फिर उसमें जो होल के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकल जाता था, ठीक है, होल बनाया जाता था। तो फिर उसी जो होल के रास्ते होते थे उससे पिघला हुआ जो मोम रहता था वो पूरा बाहर निकल जाता था। फिर चिकनी मिट्टी से खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धाती भर दी जाती थी, ठीक है। फिर उसमें जो चिकनी मिट्टी के जो खाली सांचे में जो छेद होते थे उसी में फिर पिघली हुई धातु को भर दी जाती थी। और जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था, ठीक है। फिर उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो ये एक लुप्तमोम तकनीक होती थी जिसको चोल काल में इसको कांस्य मूर्ति बनाने के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कांस्य मूर्ति है जिसमें से ये कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। जो ये कृष्ण है ये कालिया, जो ये नाग राक्षस है कालिया, उसको ये काबू करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम में, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या बोला है? छोटे नगरों का सजाल। अब देखो यहाँ पे छोटे नगरों का सजाल, इसमें क्या बताया है? तो 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का सजाल सा या तो बिछने लगा था, ठीक है। संभवतः उसका दुष्प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ। जो एक ही हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अब ये बस देख सकते हैं कि जो यहाँ पे है वो उसमें ये
दो दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले यहाँ पे बेचने के लिए ये आया करते थे। ठीक है, तो यही सब चीज बताया गया यहाँ पे। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमारा जो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इसका मेन पर्पस ये है कि आप लोग सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट से पढ़ो जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वरना पूरा एनसीईआरटी पढ़ना ये बहुत ज्यादा हो जाता है ना। आप लोग कितने को याद कर पाओगे यहाँ पे जब पूरा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जो जितना इम्पोर्टेंट है, जितना आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, उतना ही पढ़ा जाए। फिर ये नगर का एक बाजार है। ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है आपको। फिर देखो अब ये बाजारों पर कर। ठीक है, अब देखो ये बाजारों पर कर है, मतलब यहाँ पे जितने भी जो बाजार है, जितने भी वहां पे वस्तुएं मिलती थी, जितने भी सामान मिलते थे वहां पे उसमें कर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो ये शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर जो और कपड़े, तो ये सब चीज पर ये टैक्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ जो अनाज के बोरे होते थे, पशु चारे के जो बोरे होते थे, उन पर भी ये टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, फिर ये लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर है। ठीक है, जिसको ये इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। फिर अब इसमें क्या बताया है, बड़े और छोटे व्यापारी। अब देखो इसमें बड़े और छोटे व्यापारी के बारे में क्या बताया गया, तो इसमें मेन चीज है ये व्यापार संघ। ठीक है, व्यापार संघ। तो यहाँ पे क्या बताया व्यापार संघ के बारे में, देखो तो ये व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। ठीक है, और अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यापार संघ बनाते थे। अब दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। ठीक है, ऐसे अनेक संघ से उनमें से सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी। ठीक है, अब देखो ये मणिग्रामम और जो ये नाना देशी है वो क्या है, तो ये एक व्यापार संघ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं, मणिग्रामम और नाना देशी। ठीक है, नाना देशी क्या है। ठीक है, तो क्या है ये दोनों, तो ये एक प्रसिद्ध व्यापार संघ है। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध व्यापार संघ है। ठीक है, जिसमें देखो ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये मणिग्रामम और नाना देशी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि ये व्यापार संघ थे वे प्रायद्वीप भारत के भीतरी और जो दक्षिण पूर्व एशिया है और जो चीन है, तो उनके साथ भी ये दूर दूर तक यहाँ पे व्यापार करते थे। ठीक है, अब देखो जो ये मणिग्रामम है वो क्या है, ये तो हम लोग जान गए कि ये एक व्यापार संघ है। ठीक है, मणिग्रामम, तो जो ये मणिग्रामम है वो प्रायद्वीप के भीतर व्यापार करने वाला व्यापार संघ था। ठीक है, प्रायद्वीप के भीतर। ठीक है, ये प्रायद्वीप के भीतर व्यापार करने वाला एक व्यापार संघ था। और वहीं पे ये नाना देशी। ठीक है, नाना देशी ये क्या है, तो प्रायद्वीप के बाहर। ठीक है, प्रायद्वीप के बाहर व्यापार करने वाला एक व्यापार संघ था। ठीक है, प्रायद्वीप के बाहर व्यापार करने वाला व्यापार संघ था। ठीक है, तो ये मणिग्रामम और नाना देशी यहाँ पे आप लोग समझ गए ना। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। देखो इसके अलावा क्या चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। ठीक है, गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया, मुसलमान, बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो जो वे इन पतनों में कपड़े, मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले
बर्तन और चांदी लाते थे। ठीक है, तो ये व्यापार के बारे में यहाँ पे बताया कि किससे कहाँ पे क्या लाया जाता है, क्या उसे आयात निर्यात किया गया है, तो ये उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बसे थे। ठीक है, तो ये बस ये यही इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। अब देखो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले क्या क्या होते थे, तो ये काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ। ठीक है, फिर यहाँ पे काबुल, काबुल के बारे में बताया तो देखो ये काबुल क्या है, तो ये काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। तो देखो ये काबुल है वो, जो काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जॉन पेप्टिस्टे टैनिवर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता है। ठीक है, तो ये काबुल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखो ये क्या है, नगरों में शिल्प। अब यहाँ पे क्या बताया गया, ये बिदरी। ठीक है, ये बिदर, बिदर एक स्थान है। ठीक है, बिदर एक स्थान है जहाँ पे देखो ये बिदर के शिल्पकार तांबे चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा स्थल ऐसा है जो तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा स्थान ऐसा है जो तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, प्रसिद्ध था, तो कौन सा स्थल है ये स्थान या तो स्थल, तो ये बीदर। ठीक है, बीदर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, तो ये इसलिए इस शिल्प का नाम बिदरी भी पड़ गया। ठीक है, और ये इतने फेमस थे कि इसका नाम क्या पड़ गया, बिदरी पड़ गया। ठीक है, जो कि ये तो इसका मतलब क्या है, बिदरी पड़ गया, तो ये देखो जो तांबे और जो चांदी में जो जड़ाई जड़ाई से जो शिल्प बनाए जाते थे, तो वो शिल्प ही यहाँ पे जो शिल्प बनाए जाते थे, तो उसी शिल्प को ही यहाँ पे बिदरी कहा गया है। ठीक है, ये बस इतना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, और ये इधर नीचे इधर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मोमबत्ती दान। ठीक है, जो कि एक आवरण यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सब चीज ऐसे शॉल का ये बॉर्डर है जो ये दिखाया गया यहाँ पे। अब शहरों में बदलते हुए भाग्य। ठीक है, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारा। अब देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत। देखो ये हम्पी है। ठीक है, ये हम्पी एक नगर है, मछलीपट्टनम भी जिसको मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, और ये सूरत, सूरत के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, सूरत जो कि एक कपड़ों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम्पी नगर। ठीक है, हम्पी नगर ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि जो हम्पी नगर है किन नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी नगर किन नदियों की घाटी में स्थित है, तो ये कौन है, कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करते जा रही हूँ, आप भी अपने माइंड में ऐसे क्वेश्चन जनरेट करिएगा। ठीक है, फिर आपको ये जो ये एनसीईआरटी है वो बहुत इजी लगेगा। अब देखो जो ये हम्पी नगर है
वो 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। ठीक है, देखो ये तो यहाँ पे और बोल सकते हैं एक क्वेश्चन, तो ये हम्पी किससे संबंध, हम्पी का संबंध किससे है, हम्पी का संबंध किससे है, तो यह है विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य ये इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये बस ये ऐसा ही इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बताते जा रही हूँ, और आपको ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। ठीक है, ये हम्पी की वास्तुकला के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 15वीं और 16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। ठीक है, मतलब एक प्रसिद्ध फेमस के रूप में ये रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। ठीक है, मतलब वहां पे जमाव लगा रहता था, जो हम्पी के बाजार थे वहां पे। ठीक है, तो यही सब चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। अब यहाँ पे देखो मंदिरों सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, जो यहाँ पे की जो मंदिर थे वो एक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे। देवदासियों, विरूपाक्ष मतलब जो शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजननों, ठीक है, जो प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करते थे। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है। ठीक है, महानवमी, ठीक है, जो महानवमी उस टाइम बोला जाता था, तो आज हम लोग उसको नवरात्रि पर्व के बारे में इसको उसी के रूप में जानते हैं। उन दिनों में हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता था। ठीक है, जो ये महानवमी है उसमें। फिर इसके बाद पुरातात्विदों ने उसमें इन महानवमी मंच को खोज निकाला। ठीक है, जो राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था, अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करते थे। तो ये सब चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो ये राजा नृत्य, संगीत, मल्लन युद्ध के कार्यक्रम भी यहाँ पे देखा करते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1565 में दक्कनी सुल्तानों में ये गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, तो देखो ये गोलकुंडा और बीजापुर के बारे में हम लोगों ने इसको देखे थे, जिसको औरंगजेब ने अपने शासन में यहाँ पे अपने राज्य में इसको मिला लिया था। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग देखे थे, अहमदाबाद, बरार और बीदर, तो ये सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। ठीक है, जब वे विजयनगर यहाँ पे पराजित हुए, जो ये इनके सुल्तान थे गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और जो बीदर थे, उनके शासकों के हाथों ये जब विजयनगर का पराजय हुआ, तो उसके बाद हम्पी का भी यहाँ पे विनाश हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो जो ये विजयनगर था वो हम्पी का एक केंद्र था। ठीक है, तो वहां से फिर उसके बाद हम्पी का भी यहाँ पे विनाश हो गया। अब देखो ये हम्पी की अहाते की टूटी हुई दीवार बुर्ज का एक दृश्य ये बताया गया है यहाँ पे हम्पी की। अब देखो एक किलाबंद नगर, तो फिर ये किलाबंद नगर में इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो देखो ये एक पुर्तगाली यात्री थे, ये डोमिंगो पेंस। ठीक है, जो कि ये 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया था। ठीक है, तो बस इसको बताए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किस पुर्तगाली यात्री ने किया था। ठीक है, हम्पी नगर का वर्णन वर्णन 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में किसने किया था, किसने किया था। ठीक है, तो वो कौन था, पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाली यात्री डोमिंग पेंज। ठीक है, डोमिंगो पेंज, ये है जिन्होंने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया था।
ठीक है। फिर इसके बाद और इधर आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये इतना ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो ये हम्पी के विट्ठल मंदिर का एक पत्थर का बना रथ है, ठीक है, जो ये दिखाया गया है ये। तो देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन देख सकते हैं, विट्ठल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये हम्पी में, ठीक है, हम्पी में स्थित है विट्ठल मंदिर। अब देखो यहाँ पे सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार, ठीक है। अब ये सूरत है, उसके बारे में जैसे कि मैंने बताया था, जो ये सूरत है वो जो आपका कपड़ों का जो व्यापार है तो ये उनके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सूरत मुगल काल में कैंपे मतलब आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया, ठीक है। जो सूरत है वो गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मुक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, ठीक है। अब देखो ये सूरत को मुक्का का क्या कहा जाता था? तो ये प्रस्थान द्वार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सूरत को मुक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाजों से यहीं से रवाना होते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रस्थान द्वार कहा जाता था। अब देखो सूरत एक सर्वदेशी नगर था जहां सभी यात्री जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालों, डचों और अंग्रेजों ने कारखानों और मोल गोदाम थे, ठीक है। जो यहाँ पे 17वीं शताब्दी के जो पुर्तगाल थे, डच थे और जो अंग्रेज थे, मतलब ये अंग्रेजी शासन थे, ठीक है। तो ये उनके कारखानों और माल गोदाम भी यहाँ थे, ठीक है। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन एक ही जहाज इस बंदरगाह पर लंडर डाले खड़े देखे जा सकते थे, ठीक है। मतलब वहां से खड़े होके देख भी सकते थे जो ये जहाज इस बंदरगाह पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूरत है उसका जो सूरत बंदरगाह का यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, सूरत बंदरगाह, ठीक है। सूरत बंदरगाह का वर्णन किसने किया है? किया है तो ये अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने किया है। कब? तो ये 1689 में, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, ये हमारे यहाँ पे देखो ये हुंडियो। तो अब यहाँ पे हुंडी, ये हुंडी क्या होता है ये बस देखते हैं। यहाँ पे ये पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये हुंडी, ये हुंडी क्या होता है तो हमारा, तो देखो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती, ठीक है। अब देखो ये हुंडी क्या होता है, तो देख हुंडी क्या होता है, ये अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती, तो ये हुंडी होता है। अब देखो ये हुंडी, हुंडी क्या क्या होता है, देखो ये मतलब जो ये हुंडी होती है उसको यहाँ पे किसके किसके नाम से यहाँ पे जाना गया, तो देखो ये मिस्र में काहिरा के नाम से, इराक में बसरा के नाम से और बेल्जियम में एंटवर्प, ठीक है, एंटवर्प इसके नाम से जाना गया, जो कि ये बाजारों में यहाँ पे मान्यता प्राप्त की थी, ठीक है। और देखो ये हुंडी है उसको कहाँ से जारी किया गया था, तो ये सूरत से इसको जारी की गई थी। अब देखो 17वीं शताब्दी के अंतिम में सूरत का भी अंतः पतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है, ठीक है। अब देखो ये वाणिज्य केंद्र क्या होता है, तो एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जा सकता है, तो उसको बोला जाता है
वाणिज्य केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे जोखिम भरा दौर, ये मूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, मतलब इसको मछलीपट्टनम के भी नाम से जाना जाता है, जो कि कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, मछलीपट्टनम कहाँ पे स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर। ठीक है, कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, बस ये इतना ही जानते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं, हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का एक सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। ठीक है, पतन बन गया मतलब ये बहुत अधिक फेमस हो गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। ठीक है, अब देखो, जो मछलीपट्टनम में एक किला भी है जिसको किसने बनवाया था, तो ये हॉलैंड वासियों ने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो ये इसके किला के बारे में भी यहाँ पे दिखाया, नहीं दिखाया गया इसके किला के बारे में। ठीक है, अब ये गोलकुंडा, गोलकुंडा देखे थे हम लोग, जो गोलकुंडा बीजापुर है। ठीक है, जिसको औरंगजेब है उसने अपने राज्य पे मिला लिया था। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने देख ही लिया है। यहाँ पे बताया गया है, जो बादशाह औरंगजेब है गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया है 1686 से 87 में। ठीक है, देखो अब ये भी हमारा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये देख सकते हैं, ये बस देखो, जो ये कंपनी के जो व्यापारी बम्बई, उसको वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना है, कलकत्ता जिसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है, मद्रास जिसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्ध दोनों ही खो बैठा, और 18वीं शताब्दी के दौरान उनका पतन भी हो गया। ठीक है, और छोटे से जीर्ण शीर्ण नहर से अधिक कुछ नहीं है ये। अब नॉर्मल ये छोटे से ऐसा शहर ही है, मतलब नगर के रूप में, मछुआरों का एक गरीब नगर। तो ये क्या है, मछलीपट्टनम का वर्णन किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ड ने 1620 में किया था। ठीक है, इससे ज्यादा और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नई नगर और व्यापारी, ठीक है, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहो तो आप लोग इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जानकारी लेना होगा तो। ठीक है, अब देखो, ये 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क है जिसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे व्यापारिक केंद्र, वाणिज्यिक केंद्र भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत भीड़ वाली जगह है। ठीक है, अब अन्यत्र, अन्यत्र में ये वास्को डी गामा के बारे में बताया गया है, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, जो कि ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। वास्को डी गामा ये इम्पोर्टेंट है, जो कि और यहाँ पे आगे में बताया गया इसके बारे में पूरा डिटेल। तो यहाँ पे देख ही लेते हैं। यहाँ पे जो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करते हुए यहाँ पे भारत पहुंचा था। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसमें 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 यात्री ही जीवित बचे। इस प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। ठीक है, यहाँ पे देखे थे ना, जिन्होंने पहली समुद्री यात्रा की, मतलब समुद्र यात्रा की, मतलब ये वास्को डी गामा। ठीक है, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविक ने भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जिन्होंने पहली समुद्री मार्ग की खोज की थी वो कौन थे, ये वास्को डी गामा। ठीक है, इसको और बताया गया है आगे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
तो हमारा जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, तो ये यहीं पे ही कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में कुछ इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसको आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये इस क्लास का जो आज का सेशन था उसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो ये प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, वेल डन।